हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो है 100 ईयर्स वॉर। इसके इवेंट्स की आज हम डिस्कशन करेंगे नटशेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज फ्रेंड्स मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो है इंग्लैंड और फ्रेंच में हुए 100 ईयर्स वॉर की। 100 ईयर वॉर जो है वो 100 ईयर से ज़्यादा समय के लिए चला था और ये वॉर जो है वो 116 ईयर्स के आसपास तक चला। और इस वॉर के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये वॉर आखिर हुआ क्यों। तो मैं आपको ये कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है दो राजाओं की। एक है फ्रांस का राजा चार्ल्स फोर। चार्ल्स फोर जो है वो बिना किसी मेल हेयर के मर गया और उसके बहन का बेटा था एडवर्ड थर्ड। एडवर्ड थर्ड उसकी बहन का बेटा था। तो के राजा थे वो उन्हें एक सामंत का दर्जा दिया जाता था, मीन्स एक ड्यूक का दर्जा उन्हें दिया जाता था। उन्हें राजा नहीं माना जाता था। फ्रांस में ऐसा कहा जाता था कि जो फ्रांस का ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी था, विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी, जो 1066 में वहाँ जाके इंग्लैंड का राजा सबसे पहले बना, इंग्लैंड को जीत के था, तो वो फ्रांस का सामंत थी। तो फ्रांस वाले अपने आप को थोड़ा हायर लेवल समझते थे कि ये सब हमारे अंडर हैं और हम इनके राजा हैं, ये हमारे ड्यूक्स हैं। तो लेकिन इंग्लैंड का जो राजा था वो चार्ल्स फोर की बहन का ही बेटा था। तो वो ये सोचता था कि अगर हम सेम ब्लड के हैं तो मैं ड्यूक और वो राजा कैसे। तो इस तरह की बात थी उनमें। अब सवाल ये उठता है अब कि उसकी बहन का बेटा जो है वो इंग्लैंड का राजा है, एडवर्ड थ्री, वो फ्रांस का राजा नहीं बन सकता था। कारण यही था कि उसे ड्यूक के बराबर समझा जाता था। अब जो नोबल्स थे फ्रांस के, उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि फ्रांस का राजा जो है वो किसी ड्यूक को बनाया जाए। उन्होंने फिलिप सिक्स को फ्रांस का राजा बना दिया, जो चार्ल्स फोर के परिवार में ही एक दूर का उसका ब्लड रिलेशन था कोई, तो उसको इन्होंने राजा बना दिया। और ये बात इंग्लैंड के राजा को, एडवर्ड थर्ड को बुरी लगी। एक रिवाज हुआ करता था उन दिनों में कि जो इंग्लैंड का राजा था वो जब फ्रांस के राजा के दरबार में जाता था तो वो अपना क्राउन और स्वॉर्ड लेके नहीं जाता था। लेकिन जो एडवर्ड थर्ड था वो इंग्लैंड के दरबार में गया और क्राउन को पहन के और स्वॉर्ड को लेके गया। तो इस चीज़ से जो फ्रांस का राजा था फिलिप सिक्स, वो बुरा मान गया। अब दूसरी बात ये थी कि जो इंग्लैंड का किंग था वो स्कॉटलैंड पे अधिकार करना चाहता था, पर फ्रांस जो था वो उसने इंग्लैंड की कोई सहायता नहीं की, क्योंकि फ्रांस स्कॉटलैंड का फ्रेंड था, दोस्त मानता था वो। अब जो फ्रांस ऑफ किंग था उसको अब ये डर था कि उसको अंदेशा हो गया कि जो एडवर्ड थर्ड है वो कहीं फ्रांस पे कोई आक्रमण ना कर दे, कोई यहाँ पे अटैक ना कर दे, कहीं यहाँ की जो भी ज़मीनें थी वो क्योंकि ये जो इंग्लैंड के जो भी ड्यूक्स थे, इंग्लैंड के जो राजा थे, एक्चुअली फ्रांस के ड्यूक्स ही आगे जाके जब राजा बने तो उनकी पहले से ज़मीनें वगैरह फ्रांस में थी। तो सबसे पहले ये जो फ्रांस का नया राजा बना उसने सबसे पहले क्या किया, जितनी भी इनकी फ्रांस में ज़मीनें थी, लैंड्स थी, उनको कन्फिस्केट किया, उनको जब्त कर लिया। उसने सिर्फ गास्कनी नाम की एक जगह छोड़ दी इंग्लैंड के लिए, बाकी सारी उनकी ज़मीनें जो थी उसने अपने कंट्रोल में ले ली। अब यहाँ पे फ्रांस के राजमहल में, कोर्ट में, फ्रांस के कोर्ट में एक एडवाइज़र था रॉबर्ट नाम का, उसको भी ये जो फ्रांस का राजा था इसने निकाल दिया। तो अब इंग्लैंड के राजा ने रॉबर्ट को शरण दी। तो ये बात भी फ्रांस के राजा को बुरी लगी कि हमने तो निकाला और तुमने शरण दे दी। लेकिन उसने, जो रॉबर्ट जिसे निकाला गया था, उसने इंग्लैंड के राजा को बोला कि अब तुम ऐसा करो, फ्रांस पे अटैक कर दो। तो अब जो इंग्लैंड का किंग था उसने
जाके फ्रांस के राजा को संदेशा भेजा कि लीगल हेयर जो थ्रोन का है वो तो मैं हूँ, तुम तो ज़बरदस्ती में राजा बने हुए हो। तो इस तरह से जो युद्ध था वो 1337 में शुरू हो गया। अब जो फ्रांस था वो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग था, तो बहुत बड़ा नेशन था वो, और उस टाइम पे एक तरह की सुपर पावर था फ्रांस। तो अब तक जो थे, अब तक तो कोई बात नहीं थी, अब इंग्लैंड के जो लोग थे उनमें भी नेशनैलिटी की भावना आ रही थी। उनको ये बात पता चल गई थी कि वो इंग्लैंड के हैं, इंग्लिश हैं, और जो फ्रांस है वहाँ के लोग फ्रांस है और वो फ्रेंच है। तो उनके अंदर भी एक नेशनैलिटी की फीलिंग आ गई थी। अब ये जो वॉर था ये अब स्टार्ट हो गया, और बीच बीच में रुक रुक के ये वॉर बार बार में होता रहा। इसका जो खर्चा था वो कहाँ से निकाला जाए। अब इंग्लैंड ऑफ किंग को ये भी सोचना था, क्योंकि फ्रांस के पास तो बहुत सारे मतलब सोर्सेज ऑफ इनकम थे, बहुत बड़ा नेशन था फ्रांस, तो उस ज़माने की सुपर पावर था। इंग्लैंड को बहुत कुछ सोचना था। अब राजा जो था उसने क्या किया, बिना सोचे समझे हैवी टैक्सेस जो थे वो कॉमन पीपल पे लगा दिए। अब उस टाइम पे क्या था, फ्लैंडर्स नाम की एक जगह थी फ्रांस में, वहाँ के बहुत सारे सिटीज़ में वूल टेक्सटाइल प्रोडक्शन होता था। मीन्स ऊन के आइटम बनते थे, वहाँ पे टेक्सटाइल बनते थे, ऊन के कपड़े, ऊनी कपड़े बनते थे। तो उन ऊनी कपड़ों के प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल था वो इंग्लैंड से जाता था। अब इंग्लैंड के राजा ने क्या किया कि जो रॉ मटेरियल था ना उस पर बहुत हैवी टैक्सेस लगा दिए। अब इस चीज़ का पूरा इफ़ेक्ट पड़ा वूल प्रोडक्शन, फ्रांस की वूल प्रोडक्शन पे बुरा असर पड़ा। फ्रांस की जो वाइन थी वो भी इंग्लैंड के एरिया से बनती थी, तो उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। तो अब आगे जाके क्या हुआ, अब एडवर्ड थर्ड का जो बेटा था वो था एडवर्ड ऑफ वुडस्टॉक। वो बहुत बहादुर था, बहुत फेमस था, और लोग उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो बहुत बहादुर था। और उसका जो फेम था वो ब्लैक प्रिंस के नाम से था। लोग प्यार से उसे ब्लैक प्रिंस बुलाते थे, और वो प्रिंस ऑफ वेल्स बनाया गया उसे। उसने बहुत सारी जो लड़ाइयाँ थी वो फ्रांस के खिलाफ जीती, और उसने एक बार फ्रांस के राजा को शांति प्रस्ताव भी भेजा कि चलो शांति कर देते हैं, क्या युद्ध में रखा है। पर जो फ्रांस का राजा था उसने कहा नहीं, मैं तो सरेंडर नहीं करूँगा, प्रस्ताव तो मान लूँगा मैं तुम्हारा, पर मैं ही राजा बना रहूँगा। तो उसने कहा कि तू भाड़ में जा। अब जो इंग्लैंड की आर्मी थी उसने किंग को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो हैं आपके कुछ लोगों को रखेंगे अपने पास, और आप जाके हमारे लिए फिरौती का इंतज़ाम करके आओ। तो इन्होंने क्या किया, फ्रांस की आर्मी के कुछ लोगों को बंधक बना लिया जो राजा के खास लोग थे, और राजा को भेज दिया रैंसम लेने के लिए। तो उसे किंग्स रैंसम कहा जाता है, जो राजा जो है अपने लोगों को छुड़ाने के लिए देता है। तो इस तरह जो ब्लैक प्रिंस था वो हमेशा जीतता रहा, और वो लेकिन मरा था 1368 में, वो डाइजेंट्री से मरा था। इस तरीके से जो दोनों देशों की जो जनरेशन पे जनरेशन लड़ती रही, आगे आने वाली भी समय समय पे इन पे युद्ध होते रहे, और इसकी वजह से, इस वॉर की वजह से जो फ्रांस था वो सेंट्रलाइज्ड स्टेट बन गया फ्यूडल मोनार्की से, और जो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल स्टेट थी इंग्लैंड की वो बहुत बुरी से बदतर होती चली गई। क्योंकि एक प्रॉब्लम और आ गई 1348 में, एक्चुअली 1346 में पूरे यूरोप में प्लेग फैल गया था जिसे ब्लैक डेथ का नाम लिया गया, क्योंकि यूरोप की बहुत सारी जनरेशन जो हैं वो इसकी वजह से बहुत कम हो गई। और 1348 में ये जो प्लेग था ये इंग्लैंड में इस जो है वो फैला, और इसे ब्लैक डेथ का नाम दिया गया। और इसकी वजह से 1/3 पॉपुलेशन जो थी इंग्लैंड की वो कम हो गई। जो फार्म लेबरर्स थे वो बहुत कम रह गए। अब जब लेबरर्स कम रह गए तो उन्होंने अपनी प्राइसेस ऑफ लेबर बढ़ा दिए, और
चीज़ों के दाम थे मार्केट में वो बहुत कम हो गए, तो इन दोनों चीज़ों के बीच में कुछ बैलेंस बैठ नहीं पा रहा था। तो जो बैलेंस बैठ नहीं पा रहा था, तो अब जो अमीर लोग थे उनके लिए बड़ी दिक्कत हो गई कि अब क्या करें, ना तो कहीं कोई टैक्स देने वाला है, ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इन सब चीज़ों की वजह से पीजेंट्स रिवोल्ट शुरू हो गया, किसानों का आंदोलन। अब इंग्लैंड के पास कोई भी पैसा नहीं रह गया था कि वो युद्ध के लिए हथियार खरीद सके। इस तरह से ये जो फ्रांस की विक्ट्री हुई और 1453 में ये जो वॉर था ये एंड हो गया, ख़त्म हो गया ये वॉर। तो यही थी यहाँ तक की कहानी। आगे और भी हैं, छोटे छोटे वीडियोस मैंने बनाए हैं ताकि आप वो उस माहौल को समझ सकें जिस माहौल में ये जो चौसर का जो पीरियड है, पीरियड ऑफ चौसर जो है वो यही था। तो सबसे पहले उस ज़माने की जो भी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सिचुएशन या जो सोसाइटी थी उसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने ये छोटे छोटे से वीडियोस बनाए हैं, आप ज़रूर इन्हें देखें, आपके बहुत काम आएंगे यूजीसी नेट में। थैंक यू।